हेलो एवरीवन, दिस इज़ वैभव स्नेही और आज हम 21 नवंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना और ऐसे ही रेगुलर वीडियो के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो इस पर्टिकुलर एनालिसिस में हम देखेंगे कि कैसे प्रीलिम्स और मेंस के लिए हम न्यूज़ को इंटीग्रेट करके हमारी प्रिपरेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले न्यूज़ से। हाई कोर्ट ऑर्डर्स सीबीआई प्रोब इन टी एन हुज ट्रेजेडी केस। सो अभी हुआ क्या है कि तमिलनाडु के अंदर एक लोकेशन है जहाँ पे कुछ लोगों ने एक ऐसी अल्कोहल का कंजम्पशन किया था जो थोड़ी सी फेक थी और वो रियल अल्कोहल नहीं थी। एंड इसके कारण बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई इस कंजम्पशन के कारण। एंड जो हाई कोर्ट है वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है कि तमिलनाडु के अंदर पुलिस ने ढंग से एक्शन नहीं लिया और अब ये जो पूरा केस है ये सीबीआई को दे दिया गया है। तो इस पर्टिकुलर न्यूज़ से हमें दो तीन चीज़ें पता लगानी है क्योंकि ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। इसमें से हमें वो चीज़ ध्यान रखनी है जिस पे प्रीलिम्स में यूपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मद्रास हाई कोर्ट ने कालाकुरिची हूज ट्रेजेडी पर सीबीआई को ये जो पूरी इन्वेस्टिगेशन है वो सौंप दी है। सीबीआई डेफिनेटली एक सेंट्रल बॉडी है ये तो काफ़ी ऑब्वियस है। एंड ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इवन दो एक एक्ट है जिसका नाम है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट। ये जो पर्टिकुलर एक्ट है इस पर्टिकुलर के थ्रू ही जो सीबीआई है वो बनी थी 1946 में। सीबीआई बाद में बनती है बट ये जो एक्ट है यही सीबीआई को पावर देता है। यूजुअली क्या होता है, हम देखते हैं कि अगर कोई भी ऐसी बॉडी किसी एक्ट या किसी लॉ को पास करके बनती है तो उसको हम स्टैट्यूटरी बॉडी बोल देते हैं। बट यहाँ पे ऐसा केस नहीं है। इवन दो सीबीआई की जो पावर्स है वो इस एक्ट से डिराइव होती है, फिर भी सीबीआई एक एग्जीक्यूटिव बॉडी ही मानी जाती है। ये बेसिक डिटेल आपको पता होनी चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं कि इस पूरी न्यूज़ में से कौन सा स्टैटिक पोर्शन है जो हमें ध्यान रखना है। एक तो हूच और स्प्यूरियस लिकर के बारे में आपको जानना है। स्प्यूरियस लिकर क्या होती है? एक पुअर क्वालिटी अल्कोहल या फिर फेक अल्कोहल, उसी को नॉर्मली हूच बोला जाता है, इतना आपको ध्यान रखना है। एंड ये टाइप की जो लिकर होती है, यही टाइप का जो अल्कोहल होता है, ये अनरेगुलेटेड कंडीशंस में बनाया जाता है जिसके कारण हेल्थ रिस्क इसके कंजम्पशन के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो ओवरऑल जो प्रोसेस होता है अल्कोहल के फॉर्मेशन का वो जानना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये जो टर्म्स है स्प्यूरियस लिकर, ये बहुत बार न्यूज़ में रहता है। तो ये बनती कैसे है, इसके पीछे जो थोड़ा सा साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं वो समझना ज़रूरी हो जाता है। तो इसमें दो पर्टिकुलर प्रोसेस मेनली होते हैं, फर्मेंटेशन एंड डिस्टिलेशन। फर्मेंटेशन में क्या होता है, जो शुगर है, शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करा जाता है। इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं और इसके लिए यीस्ट का यूज़ होता है। यीस्ट एक इम्पॉर्टेंट फंगस है जो अल्कोहल के फर्मेंटेशन में मदद करती है, लेकिन हर जगह यीस्ट का होना ज़रूरी नहीं होता। बट ज़्यादातर केसेस में शुगर को अल्कोहल में यीस्ट ही कन्वर्ट करती है। जो शुगर है ना वो डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स में होती है। तो अगर किसी भी, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेप्स, ग्रेप्स के अंदर भी शुगर होती है एक टाइप की, तो उसको भी अगर रखा जाएगा यीस्ट के साथ एक्सपोज करा जाएगा तो वो भी शुगर उसकी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है। फिर दूसरा प्रोसेस होता है डिस्टिलेशन। इसके अंदर अल्कोहलिक जो कंटेंट है उसको धीरे धीरे इंक्रीज करा जाता है। मेनली यही एक चीज़ है। तो यूजुअली जब जब मैं कोई टर्म बोलता हूँ जैसे अल्कोहल, तो अल्कोहल बहुत टाइप के केमिकल से बहुत टाइप के केमिकल्स में एग्जिस्ट कर सकती है। तो एथेनॉल एक टाइप का अल्कोहल है जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है और यही जो है अल्कोहलिक बेवरेजेस में मिलता है। एंड अल्कोहल को मेटाबोलाइज करने के लिए बॉडी के अंदर एडीएच एंजाइम्स का यूज़ होता है जो कि लिवर और स्टमक में जाके अल्कोहल को डाइजेस्ट करते हैं या फिर मेटाबोलाइज करते हैं। ये इनका नाम है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस। तो ये जितने भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है ना, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से थोड़ी याद होनी ही चाहिए बिकॉज वी नेवर नो कि वो ऐसे क्वेश्चंस कब पूछ ले। क्योंकि स्प्यूरियस लिकर इतना टाइम से न्यूज़ में है और हर साल न्यूज़ में रहती है, तो इट इज़ पॉसिबल कि इस टाइप के क्वेश्चन वो पूछ लें। तो बॉडी के अंदर लिवर एंड स्टमक में जाके अल्कोहल डाइजेस्ट होती है या फिर मेटाबोलाइज होती है, किसकी मदद से? एक एंजाइम की मदद से जिसका नाम है एडीएच। अब स्प्यूरियस लिकर में प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि जो अब तक मैंने आपको प्रोसीजर बताया है ये तो सारी अल्कोहल प्रिपरेशन में यूज़ होता है। स्प्यूरियस लिकर में क्या होता है, यहाँ पर मेथनॉल को ऐड करा जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, यहाँ पे एथनॉल को ही यूज़ करा जाता है बट यहाँ पर जो अल्कोहल है वो मेथनॉल होती है। एंड ये एथनॉल को, ये ओवरऑल अल्कोहल को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मेथनॉल डाल देते हैं और जो अल्कोहल बनी है उसकी क्वांटिटी भी बढ़ी हुई दिखाने के लिए ये बेसिकली उसमें अलग से मेथनॉल को ऐड कर देते हैं
और मेथनॉल बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। ह्यूमन ही नहीं, बहुत सारे अलग ऑर्गेनिजम्स भी मेथनॉल कंजम्पशन से उनकी डेथ हो जाती है। सो ये आपको ध्यान रखना है कि मेथनॉल टॉक्सिक है, एंड दैट इज़ वाई जब स्प्यूरस लिकर बनाई जाती है तब उसमें वॉल्यूम बढ़ाने के लिए मेथनॉल डाल देते हैं, और यही लिकर कंज्यूम करके लोगों की डेथ हो जाती है। तो ये जो टर्म्स, जितने भी केमिकल टर्म्स मैंने यहाँ पे बोले हैं, आपको ये ध्यान रखना है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तब तो आपको ये थोड़ा ईजी लगेगा, बट अगर आप नहीं हो तो इन टर्म्स को याद रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि डायरेक्टली प्रीलिम्स में वो क्वेश्चंस ऐसे पूछ लेंगे कि स्प्यूरस लिकर कंजम्पशन से प्रॉब्लम क्या है, या फिर मेथनॉल अभी न्यूज़ में था और वो आपको ऑप्शन दे देंगे। एक ऑप्शन लिखा होगा इट वॉज ये इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि इसके एडिशन से स्प्यूरस लिकर बनती है। तो कैसे भी वो क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं, हमें सबके लिए रेडी रहना है। जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, FSSAI, आई एम प्रेटी श्योर आपको इसके बारे में पता होगा। ये ऐसी बॉडी है जो इंडिया के अंदर फूड प्रोडक्ट्स के रूल्स एंड रेगुलेशन और स्टैंडर्ड्स को कंट्रोल करती है। उनके 2018 रेगुलेशन में मैक्सिमम परमिसिबल क्वांटिटी एक फिक्स कर दी थी मेथनॉल की, और स्प्यूरियस लिकर वो होती है जो कि इस परमिसिबल क्वांटिटी के ऊपर मेथनॉल जिसके अंदर प्रोड्यूस होती है, जिसके अंदर एग्जिस्ट करती है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द स्प्यूरियस लिकर। नेक्स्ट न्यूज़, डेडलाइन लूम्स फॉर क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस सीकिंग अ डील फॉर फंड्स टू चेक ग्लोबल वार्मिंग। इस पे हम बहुत टाइम से बात कर रहे हैं, क्योंकि नवंबर एक ऐसा महीना है जहाँ पे आपको हर दिन क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड आर्टिकल दिखेगा। क्यों? क्योंकि नवंबर एक ऐसा मंथ है जहाँ पे यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कॉन्फ्रेंस फॉर क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होती है। अभी इस साल जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी चल रही है वो 29 नंबर की है, एंड ये अभी हो रही है बाकू में, अज़रबैजान में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बात ये चल रही है कि सबसे बड़ा जो टॉपिक है वो है क्लाइमेट फाइनेंस का, कि क्लाइमेट चेंज से डील करने के लिए हमें नई टेक्नोलॉजी चाहिए, और हमें अभी करंट फॉसिल फ्यूल बेस्ड इकोनॉमी से ट्रांजिशन करना है रिन्यूएबल इकोनॉमी में, या रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड इकोनॉमी में। इस ट्रांजिशन के लिए बहुत ज़्यादा फंड भी चाहिए। तो ये कहाँ से आएगा, ये कौन प्रोवाइड करेगा? तो क्योंकि हिस्टोरिकली क्लाइमेट चेंज और ग्रीन हाउस गैसेस में कंट्रीब्यूशन डेवलप्ड कंट्रीज़ नहीं करा है, तो उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो फंड, क्लाइमेट फाइनेंस और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करे डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, ताकि डेवलपिंग कंट्रीज़ इस ट्रांजिशन को जल्दी से जल्दी और सस्टेनेबली कर पाए। बट ये जो फंड ज़रूरी है, डेवलपिंग कंट्रीज़ बोल रही है, या जो वल्नरेबल नेशंस है वो बोल रहे हैं कि 1.3 ट्रिलियन डॉलर होना चाहिए। जो एक्सपर्ट्स हैं वो बोलते हैं कि कम से कम 1 ट्रिलियन डॉलर तो होना ही चाहिए, लेकिन जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो बहुत ही कम ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, कुछ रिपोर्ट्स बता रही है कि वो तो सिर्फ 200 बिलियन डॉलर ही डोनेट करने के लिए रेडी हैं बस। तो ये काफ़ी कम हो जाएगा, क्योंकि 1.3 ट्रिलियन क्या होता है, मैं यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ अगर आपको आइडिया नहीं है तो। ये होता है 1 मिलियन, इसमें 3 और ज़ीरो ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 बिलियन, एंड 3 और ज़ीरो तो ये हो जाता है 1 ट्रिलियन। सो 1.3 ट्रिलियन मतलब यहाँ पर 3 है। ठीक है, और वो ऑफर कितना कर रहे हैं? वो ऑफर कर रहे हैं सिर्फ इतना, 200 बिलियन। सो यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप है बिटवीन जो डिमांड है एंड जो ऑफर किया जा रहा है। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ ही क्यों पैसा देगी? क्योंकि हिस्टोरिकली उन्होंने ही ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट करके आज क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग को कॉज किया है। और अब जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं इनके पास तो पैसे इतने हैं कि ये ट्रांजिशन कर चुकी हैं, या ट्रांजिशन के बहुत ज़्यादा आगे फेज में है, फ्रॉम फॉसिल फ्यूल टू रिन्यूएबल एनर्जी। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी ग्रोथ स्टोरी तो अब चालू हुई है, क्योंकि ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज़ पिछले 50-60 साल में ही तो इंडिपेंडेंट हुई है, और अभी तो हमारी ग्रोथ स्टोरी चालू हुई है। सो अब हमारा टर्न है ना ग्रो करने का। लेकिन किसी भी इकोनॉमी के ग्रो करने में एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता ही है। ठीक है, एंड ये एनर्जी कंजम्पशन हम किससे कर रहे हैं अभी? ग्रीन हाउस गैसेस से। और इसलिए डेवलपिंग इकोनॉमीज़ आज की डेट में बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कर रही है, लेकिन वो आज कर रही है, हिस्टोरिकली या पिछले 200-250 साल से डेवलप्ड कंट्रीज कर रही थी। तो ताकि हम ये ग्रीन हाउस गैस का एमिशन ना करें और हम रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करें, ठीक है, इसके लिए हमें बहुत सारा पैसा चाहिए इस शिफ्ट के लिए, एंड टेक्नोलॉजी भी चाहिए। तो हिस्टोरिकली जिसने आज क्लाइमेट चेंज को कॉज करा है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इसको प्रोवाइड करें। लेकिन अभी दिख रहा है कि ये नेगोशिएशंस शायद ब्रेक डाउन हो जाए। लेट अस सी, अभी एक दो दिन और बाकी है इस कॉन्फ्रेंस के अंदर, फिर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट, एन ओवरटर्निंग ऑफ श्रीलंकास ओल्ड पॉलिटिकल ऑर्डर।
सो ये एक पर्टिकुलर एडिटोरियल लिखा गया है एक जर्नलिस्ट के द्वारा कि अभी रिसेंटली जो श्रीलंका में इलेक्शंस हुए थे उनके बारे में। तो इसमें बहुत सारी पॉलिटिकल चीज़ें भी मेंशन्ड है और बहुत ज़्यादा हिस्ट्री मेंशन्ड है श्रीलंका की पॉलिटिक्स की, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें से कुछ ऐसा एस्पेक्ट है जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, या थोड़ा कॉन्टेक्स्ट आपको पता होना चाहिए। तो अभी जो पार्टी पावर में आई है श्रीलंका के अंदर, वो है नेशनल पीपल्स पावर, और ये एक थोड़ी सी डिफरेंट पार्टी है, बिकॉज हिस्टोरिकली जिन मेजर 2 पार्टीज़ ने रूल करा है श्रीलंका को, उनमें से एक भी पार्टी यहाँ पे जीती नहीं है, एक थर्ड पार्टी ही निकल के आई है अभी, और उसका नाम है नेशनल पीपल्स पावर। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये मेजर रिजेक्शन था ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ का, क्योंकि लोग उनसे डिससेटिस्फाई हो चुके थे। श्रीलंका, मतलब इस आर्टिकल में मेंशन्ड है कि श्रीलंका एशिया की ओल्डेस्ट इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वोटिंग राइट्स है सबके लिए, वो 1931 में इंट्रोड्यूस कर दी गई थी। इसी को कहते हैं यूनिवर्सल सफरेज। यूनिवर्सल सफरेज मतलब हर किसी के लिए वोटिंग राइट, एक पर्टिकुलर एज से ऊपर। इंडिया में यूनिवर्सल सफरेज 1947 के बाद आता है। इफेक्टिवली देखा जाए तो पहली बार यूनिवर्सल सफरेज जब इंडिया का 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है, तब जाके इंडिया के अंदर एक प्रॉपर यूनिवर्सल सफरेज आता है, ठीक है। तो एशिया में पहले ही सबके लिए वोटिंग राइट 1931 में आई थी श्रीलंका के अंदर, इसलिए इसको एशिया का ओल्डेस्ट इलेक्टोरल डेमोक्रेसी बोला गया है। ये जो एनपीपी पावर में आई है अभी, इनको डेफिनेटली इकोनॉमिक क्राइसिस को सॉल्व करना है श्रीलंका के। एक्चुअली हुआ ये था कि कोविड-19 के बाद क्योंकि रशिया की इकोनॉमी, मेजॉरिटी ऑफ द इकोनॉमी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट बेस्ड है, मेनली एक्सपोर्ट बेस्ड। वो बहुत ज़्यादा राइस वगैरह ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करते थे, एंड टूरिज़्म भी वो एक्सपोर्ट करते थे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि टूरिज़्म किसी भी कंट्री के लिए एक एक्सपोर्ट होता है। वो दिखता नहीं है क्योंकि वो सर्विस सेक्टर में आता है, वो एक इनटेंजिबल इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसलिए ये कन्फ्यूजन है कि वो एक्सपोर्ट कैसे हो गया। बट एक्सपोर्ट सिंपल सा मतलब है कि जब लोग बाहर से हमारी या किसी भी कंट्री में आ रहे हैं, तो वहाँ पे बाहर से पैसे ला के अंदर पे कर रहे हैं। और एक्सपोर्ट में यही तो होता है ना, आप अपना कोई प्रोडक्ट बेचते हो और बाहर से कंट्री के अंदर पैसा आता है, तो इसलिए टूरिज़्म को एक्सपोर्ट माना जाता है। तो कोविड-19 के दौरान ये सारी चीज़ें एकदम से रुक जाती है, और फिर बहुत सारे रिफॉर्म्स श्रीलंकन इकोनॉमी में वैसे भी हो ही रहे थे, जिसके कारण पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाती है। तो अब ये इतना बड़ा चैलेंज है नई गवर्नमेंट के पास, इसको ट्रीट करना, करप्शन को ट्रीट करना, एंड इन सारी चीज़ों से डील करना। देन कुछ ऐसी प्रॉब्लम जैसे आईएमएफ के ऑस्टेरिटी मेजर्स, फॉर एग्जांपल आईएमएफ जब इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ श्रीलंका में, तो डेफिनेटली वो आईएमएफ के पास भी गए, और आईएमएफ जब भी किसी भी कंट्री को कोई पैकेज देता है, कुछ लोन देता है, तो बहुत ही स्ट्रिक्ट कंडीशंस पे देता है। उसी को कहते हैं ऑस्टेरिटी मेजर्स। आईएमएफ बोलता है कि आपको अपनी इकोनॉमी पूरी स्ट्रक्चर करनी पड़ेगी, अपनी जीडीपी की ग्रोथ इतनी रखनी पड़ेगी, ट्रेड डेफिसिट इतनी कम करनी है, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट इतनी कम करनी है, देन प्राइवेट प्लेयर्स को इम्प्रूव करना है, वर्ल्ड ट्रेड के साथ इंटीग्रेट होना है। आप समझ सकते हो बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है आईएमएफ के एक बेल आउट के लिए। सो उससे अभी श्रीलंका डील कर रहा है। ब्यूरोक्रेसी उनकी बहुत एंट्रेंच्ड है, एंड ऑब्वियसली बहुत सारी ग्लोबल पावर्स जैसे चाइना उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है। अब क्योंकि श्रीलंका में इलेक्शंस हुए हैं, तो उसके ज्योग्राफी भी समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। उसके पहले एक और चीज़ देख लेते हैं जो इस आर्टिकल में मेंशन है, कि एनपीपी का पहली बार ऐसा देखा गया है कि कोई नॉन तमिल पार्टी ने एक तमिल नॉर्दर्न प्रोविंस में अच्छा परफॉर्म करा है। तो ये तमिल नॉर्दर्न प्रोविंस क्या है? देखो, श्रीलंका का जो जो नॉर्दर्न या जो नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन है, यहाँ पे तमिल एथनिसिटी वाले लोग रहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है श्रीलंका की, वो है सिन्हलीज, बुद्धिस्ट। और जो तमिल पॉपुलेशन रहती है यहाँ पे, वो तमिल लिंग्विस्टिक ग्रुप है, वो नॉर्थ ईस्ट में रहता है। और यहाँ पे जो तमिल है वो मेजॉरिटी हिंदूज़ हैं, बट कुछ क्रिश्चियंस भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं। तो जो तमिल एथनिसिटी है वो माइनॉरिटी एथनिसिटी रही है श्रीलंका के अंदर, एंड हिस्टोरिकली एक सिविल वॉर श्रीलंका में चलता आया है, जहाँ पे मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी डेफिनेटली बहुत सारे डिफरेंसेस के कारण आई टू आई नहीं देखते थे। एंड बहुत बार ऐसे लॉज भी पास करे गए श्रीलंका में, जहाँ पे तमिल माइनॉरिटी को दबाने की कोशिश करी गई। लेकिन एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी का जो कि पूरे श्रीलंका में अच्छी मेजॉरिटी लाई है, उसका इन एरियाज़ में भी अच्छा परफॉर्म करना एक सिंबल है श्रीलंका की यूनिटी का, फिलहाल एटलीस्ट फॉर द शॉर्ट टर्म।
अब श्रीलंका के मैप में कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि अभी रिसेंटली वहाँ पे इलेक्शंस हुए हैं, तो वो बन जाती है प्लेसेस इन न्यूज़ का पार्ट। तो उसी पर्सपेक्टिव से हमें पढ़ना भी है। तो जैसे श्रीलंका इंडिया के साथ एक मैरीटाइम बॉर्डर बनाती है, एंड जो यहाँ पे एक नेचुरल ब्रिज बना हुआ है जिसको एडम्स ब्रिज कहते हैं, बट ऑब्वियसली इसको राम सेतु भी बोला जाता है कोलोकियली। ये जो रीजन है, ये पर्टिकुलर रीजन ये मन्नार का है, एंड दैट इज़ वाई ये जो पूरा वाटर बॉडी यहाँ पे आती है, इसको गल्फ ऑफ मन्नार बोला जाता है। ये ना प्रीलिम्स में ऐसे मार्क करके दे दिया जाएगा कि बे ऑफ बंगाल, पार्क स्ट्रेट, गल्फ ऑफ मन्नार, अरेबियन सी, इनको अरेंज करो नॉर्थ टू साउथ या फिर वेस्ट टू ईस्ट, कैसे भी दे दिया जाता है। तो अगर आपको मैप के पर्सपेक्टिव से ये चीज़ें याद हैं तो बहुत ईजी होते हैं ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने। ऊपर की साइड है पार्क स्ट्रेट, ये भी आपको ध्यान रखना है, श्रीलंका और इंडिया के बीच में। और ये जाफना जो पेनिनजुला है, ये पूरा जाफना पेनिनजुला है, इसके और इंडिया के बीच में पार्क स्ट्रेट है। और नीचे की साइड मतलब एडम्स ब्रिज के सदर्न साइड जो वाटर बॉडी है उसको गल्फ ऑफ मन्नार बोलेंगे। ये दोनों डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा डेफिनेटली ईस्टर्न साइड बे ऑफ बंगाल है, वेस्टर्न साइड अरेबियन सी है। देन यहाँ पे 2-3 इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, जैसे यहाँ पे है हम्बन टोटा। हम्बन टोटा एक ऐसी सिटी है जो श्रीलंका की सिटी तो है, लेकिन इसमें जो 85% हम्बन टोटा का जो पोर्ट है उसका 85% अभी चाइना के पास है, और 99 ईयर की लीज पर वो चाइना के पास है। तो आप देखो किसी भी कंट्री का एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट किसी दूसरी कंट्री के पास हो जाना कितना बड़ा एक सोवरेनिटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो वैसे ही श्रीलंका ने एक बहुत बड़ा लोन लिया चाइना के साथ, और बहुत ही इनसिग्निफिकेंट एक डील साइन करी चाइना के BRI इनिशिएटिव के अंदर। और उसके अंदर चाइना चाहता है कि चाइना बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ लैंड एंड नेवल रूट्स बनाए। तो श्रीलंका भी उसी के साथ जुड़ गया था, और उसके चलते श्रीलंका ने अपना एक पोर्ट 99 ईयर लीज पर दे दिया चाइना को, और वो पोर्ट जो है 85% अभी चाइना के कंट्रोल में है, और आज श्रीलंका उस डिसीजन को रिग्रेट करता है। दूसरा यहाँ पे कोलंबो है। कोलंबो में भी इंडिया एंड जापान साथ में मिलके ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को बिल्ड कर रहे हैं। लेकिन ये चाइना जैसा डील नहीं है। यहाँ पे तो 85% पोर्ट चाइना नहीं ऑक्यूपाई कर लिया, यहाँ पे ऐसा नहीं है। इंडिया एंड जापान को एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट मिला है। हमने जैसे टेंडर देती है ना गवर्नमेंट, कि सपोज गवर्नमेंट को एक जगह सड़क बनानी है और गवर्नमेंट के पास इतने पैसे नहीं है, तो वो बहुत सारी कंपनीज को बुलाती है कि जो मेरे लिए ये काम कर देगा अच्छे से और सबसे कम दाम में, उसको मैं ये प्रोजेक्ट दे दूंगी और पैसे भी दूंगी। तो वैसे ही श्रीलंका ने इंडिया एंड जापान को ये प्रोजेक्ट का एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है। तो ये एक इक्वल टर्म्स पे यहाँ पे बात हुई है, लेकिन जो चाइना के साथ डील थी वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अनइक्वल टर्म्स में थी। तो ये 3-4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इन पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनते हैं, मेंस में आंसर लिखते टाइम भी आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, टर्निंग टाइड। ये एक एडिटोरियल है जो कि एक्सपोर्ट डेटा पे बात कर रहा है, बट ये जो एक्सपोर्ट डेटा है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये मंथली डेटा है या फिर क्वार्टरली डेटा है, बट इसमें एक ट्रेंड हमें देखने को मिलता है, और वो ट्रेंड आपको ध्यान रखना है थोड़ा बहुत, क्योंकि इस पे ना प्रीलिम्स में रैंडमली क्वेश्चन बन जाएंगे। प्रीलिम्स में वो लिख देंगे कि इंडिया में सपोज अगले साल प्रीलिम्स है लेट्स से 2025 में, तो लिख देंगे दैट 24 से 25 का जो फाइनेंशियल ईयर है इसके बीच में इंडिया के एक्सपोर्ट को बहुत बड़ा राइज मिला। मान लेते हैं आपने जनवरी से लेके जून तक कोई डेटा पढ़ा ही नहीं, लेकिन अभी आपने ये एडिटोरियल पढ़ लिया, तो आपको एक ट्रेंड पता चल जाएगा कि ये तो नहीं हो रहा, क्योंकि इस एडिटोरियल में कुछ और ही लिखा है। क्या लिखा है इस एडिटोरियल में? यहाँ पे ये मेंशन है दैट इंडिया का जो गुड्स एक्सपोर्ट है, मतलब जो फिजिकल गुड्स होते हैं, इनका एक्सपोर्ट बहुत ही स्ट्रगल कर रहा है पहले 2 क्वार्टर में, और शार्पली वो स्ट्रगल कर रहा है। मतलब आधा साल बीत चुका है। आधा साल कैसे? किसी भी कंट्री का जो फाइनेंशियल ईयर है वो अप्रैल से चालू होता है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च। तो अप्रैल से चालू होके अगले साल के मार्च तक एक फाइनेंशियल ईयर काउंट होता है। ये बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में 12 महीने आते हैं, जिनको 4 क्वार्टर्स में बांट दिया जाता है। मतलब 3-3 महीने के ग्रुप्स बनाए जाते हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च।
ठीक है, तो ऐसा आपको ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पे क्या है, आधा साल से ज़्यादा बीत चुका है क्योंकि हम नवंबर के अंदर हैं अभी। एंड हमने ये देखा है कि सिर्फ जो ग्रोथ है ना एक्सपोर्ट की, वो सिर्फ 1% है, इवन दो आधा साल बीत चुका है। तो ये आपको पता है। तो ये क्योंकि 6 महीने का एक आउटलुक है, तो ये नंबर आप याद रख सकते हो, ये नंबर तो आप याद रख ही सकते हो। लेकिन कोई अगर 1 महीने की ही बात कर रहा है या सिर्फ एक क्वार्टर की बात कर रहा है, मतलब 3 महीने की, तो वो डेटा याद रखना ज़रूरी नहीं होता। तो अब इससे आपको एक ट्रेंड पता चल रहा है कि मतलब 2 क्वार्टर बीत चुके हैं, आधा साल बीत चुका है, एंड फिर भी जो इंडिया का ग्रोथ रेट है एक्सपोर्ट का, वो सिर्फ 1% ही रहा है। लेकिन जो अक्टूबर का डेटा था, अब देखो अक्टूबर जो है वो थर्ड क्वार्टर में आ जाता है। ठीक है, अक्टूबर का डेटा काफ़ी अच्छा रहा है और यहाँ पे 17% सर्ज आई है एक्सपोर्ट के अंदर। लेकिन जो इम्पोर्ट्स है ना, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो मतलब ओवरऑल ट्रेड ही बढ़ गया अक्टूबर के अंदर। एक्सपोर्ट्स तो बढ़े, लेकिन इंपोर्ट उससे भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गए। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ज़्यादातर लोग बोल रहे हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्रिसमस सीज़न है तो वहाँ पे ज़्यादा डिमांड है। दैट इज़ वाई जो इंडिया के एक्सपोर्ट्स हैं वो अभी बढ़ रहे हैं। और इंडिया के जो ऑयल इंपोर्ट्स हैं वो भी बढ़ गए हैं काफ़ी। और जो एक्सपोर्ट्स थे ऑयल के, वो गिर चुके हैं बहुत तेज़ी से। ये नंबर याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये मैंने यहाँ पर इंक्लूड इसलिए करा है, वो ये बताने के लिए कि इंडिया भी ऑयल एक्सपोर्ट करता है। ऑब्वियसली आप में से कुछ लोगों को पता होगा, कुछ में से नहीं पता होगा। इंडिया बहुत सारा ऑयल इंपोर्ट करता है। ठीक है, इसका एक काफ़ी बड़ा पार्ट तो हम कंज्यूम कर लेते हैं, गाड़ियों में, ट्रक्स में, बहुत जगह। लेकिन इसका एक पार्ट हम कंज्यूम नहीं करते, हम उसको रिफाइन करते हैं। ये उसको रिफाइन करते हैं जो कि क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं। तो क्रूड ऑयल हमने इंपोर्ट करा और उसको रिफाइन कर दिया। डेफिनेटली रिफाइन के बाद भी हम कंज्यूम करते हैं, बट काफ़ी सारा रिफाइंड क्रूड ऑयल हम एक्सपोर्ट कर देते हैं बाकी कंट्रीज़ को, क्योंकि इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट रिफाइनरीज हैं, स्पेशली इंडिया की वेस्ट कोस्ट पर। ये आपको पता होना चाहिए कुछ चीज़ें। तो इसलिए जो हमारा एक्सपोर्ट भी होता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, तो वो एक्सपोर्ट तो गिर गया, लेकिन हमारा जो ऑयल इंपोर्ट है वो बढ़ रहा है, और ऑयल इंपोर्ट तो बढ़ता ही रहेगा। बहुत ही कम चांसेस होते हैं या कुछ ही ऐसे महीने होते हैं जहाँ पे ऑयल इंपोर्ट गिरता है। नेक्स्ट, क्लियरिंग द एयर ऑन दिल्लीज पोल्यूशन क्राइसिस। सो ये जो ऑथर हैं, इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एडिटोरियल लिखा है दिल्ली के पोल्यूशन के ऊपर। तो ये दिल्ली की जो पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, इस पर बहुत बार हम डिस्कशन कर चुके हैं, और मैंने आपको कल भी बताया था कि दिल्ली के पोल्यूशन के सोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। वो इंडस्ट्रियल डस्ट है जो कि अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन के कारण रिलीज़ हो रही है। वो वेहिकुलर एमिशंस हैं जो कि बहुत सारे जो व्हीकल्स हैं उनके कारण रिलीज़ हो रही है, क्योंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा डेंसिटी में व्हीकल्स हैं। ठीक है, उसके अलावा जो स्टबल बर्निंग होती है आसपास वाले स्टेट्स के थ्रू, ये इस यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर बहुत ज़्यादा जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हैं, उसके थ्रू जो पोल्यूशन है वो है। फिर दिल्ली की जो लोकेशन है, जैसे नवंबर के अराउंड बहुत सारी जो हवाएं हैं वो दिल्ली के डायरेक्शन में आती है, जो स्टबल बर्निंग का पोल्यूटेंट लेके आती है। दिल्ली के ऊपर अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट होता है, जिसके कारण दिल्ली के सराउंडिंग एरियाज़ के अंदर ही बहुत ज़्यादा जो एयर मास है वो कलेक्ट हो जाता है, वहीं रुक जाता है, और जो पोल्यूशन है वो भी वहीं इकट्ठा होकर रह जाता है। फिर हाई प्रेशर होता है, मतलब बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिसके कारण दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ जाता है और इस टाइम पर रहता भी है। तो क्या आप एक रीज़न को पॉइंट आउट कर सकते हो? नो। ऑथर भी यही कह रहे हैं कि हम न्यूज़ में सिर्फ स्टबल बर्निंग सुनते हैं या फिर व्हीकुलर एमिशन सुन लेंगे, लेकिन कोई एक इंटीग्रेटेड पॉलिसी नहीं है जो इन सारे कॉजेज़ को एक साथ डील करे। क्योंकि जब तक हम सिम्टम्स को डील करते रहेंगे, सिम्टम्स क्या होते हैं? किसी इंसान को बीमारी है, उसको सर दर्द हो रहा है उस बीमारी के कारण, और वो जो पर्सन है वो पेन किलर लिए जा रहा है, लेकिन उसका पेन किलर से सर दर्द तो ठीक हो गया, लेकिन जिस बैक्टीरिया से उसको बीमारी हो रही थी, क्या वो बैक्टीरिया को ठीक करा गया? नहीं, क्योंकि जब वो पेन किलर लेना छोड़ देगा तब सर दर्द फिर से चालू हो जाएगा। तो यही यहाँ पे हो रहा है कि हम दिल्ली के मेन कॉज को, पोल्यूशन के मेन कॉज को ट्रीट नहीं कर रहे, हम बस उसके सिम्टम्स को ट्रीट कर रहे हैं। स्टबल बर्निंग हो गई, चलो उसको रोक दिया। वेहिकुलर एमिशन हो गया, चलो ऑड इवन रूल ले आए। बट द थिंग इज कि ये सारे ही एक साथ जब अटैक कर रहे हैं दिल्ली पे, तो सिर्फ एक एक चीज़ों को पिक एंड चूज करके हमें सॉल्व नहीं करना है, हमें सबको सॉल्व करने के लिए एक इंटीग्रेटेड पॉलिसी चाहिए। ये अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। तो ये ऑथर इन्होंने मेंशन करा है कि 1984 में एमसी मेहता ने अपनी पहली एनवायरमेंटल पीआईएल फाइल करी थी, जहाँ पे उन्होंने ये बोला था, एक्चुअली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है
जहाँ पे एमसी मेहता ताजमहल को ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं कि ताजमहल का जो वाइट कलर है वो धीरे धीरे येलोइश होता जा रहा है। ठीक है, वो धीरे धीरे येलोइश होता जा रहा है। एंड इसी के कारण उन्होंने एक पीआईएल फाइल करी थी, ये हाईलाइट करने के लिए कि जो ओवरऑल रेन में एसिडिटी है और जो एसिड रेन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और डेफिनेटली वो इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स के कारण ही रेन के अंदर एसिडिटी बढ़ रही थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है, और तब से एनवायरमेंटल फोकस जुडिशरी के अंदर, लीगल एस्पेक्ट के अंदर और लोगों के अवेयरनेस के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि जितनी तेज़ी से इकोनॉमी और पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, उतनी तेज़ी से जो मेजर्स लिए जा रहे हैं ना, वो उसको कोप अप नहीं कर पा रही। और ऑथर ने ये भी बताया कि ये सिर्फ दिल्ली की प्रॉब्लम नहीं है। आप लॉस एंजलिस को देख लो। लॉस एंजलिस की जो एयर पोल्यूशन कंट्रोल यूनिट है या उसका जो प्रोग्राम है वो 1947 से चल रहा है, लेकिन आज तक वो यूएस का वन ऑफ द वर्स्ट सिटीज़ है पॉपुलेशन के मामले में और पोल्यूशन के मामले में। तो आप समझ सकते हो, इवन दो 1947 से ही उसका पोल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम चल रहा है, आज भी वो यूएस की सबसे वर्स्ट पोल्यूटेड सिटी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मेजर्स नहीं है, मेजर्स तो हैं, बट पॉपुलेशन और इकोनॉमी इतनी तेज़ी से ग्रो हो रही है कि मेजर्स कीप अप नहीं कर पा रहे उस ग्रोथ के। ठीक है, और उन्होंने अर्बन टॉक्सिसिटी बोला है इसको, जहाँ पे अर्बन एरियाज बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं इन सारे रीजंस के कारण जो मैंने यहाँ पे बताए हैं। फिर जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है वो 2019 में लॉन्च हुआ था। इसका एम ये था कि कोलैबोरेटिव एंड पार्टिसिपेटरी अप्रोच। कोलैबोरेटिव मतलब जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, एनजीओज हो गए, सिविल सोसाइटी, नॉर्मल लोग, गवर्नमेंट की एजेंसीज, प्राइवेट कंपनीज, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, तो और जो एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये सारे आपस में मिलकर बात करें और मॉनिटर करें क्लाइमेट चेंज, स्पेशली पोल्यूशन वाले एरिया को। देन इमरजेंसी मेजर्स पे काम करें, टारगेट सेट करें। इसका मिनिमल इम्पैक्ट ही हुआ है, इसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला था कि राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट है। इनफैक्ट उन्होंने इसको रिलेट करा था फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 वाली। आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट को राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के साथ लिंक करते हुए इसको एक फंडामेंटल राइट इनहेरेंटली इम्प्लिसिटली डिक्लेयर करा था। तो आप देख सकते हो, अगर कोई इंसान दिल्ली में इतनी ज़्यादा पोल्यूटेड एयर ब्रीद इन कर रहा है तो उसकी फंडामेंटल राइट टू लाइफ वायलेट हो रही है। तो ये कोई अब नॉर्मल मैटर नहीं है, सिर्फ ये एक फंडामेंटल राइट का मैटर बन जाता है। जो CAQM है, CAQM इज कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग। CAQM क्या है? कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग। और ये 2021 में इसके लिए एक एक्ट आया था, उसके थ्रू ये बनी थी बॉडी, और इसलिए ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है क्योंकि ये एक एक्ट के थ्रू बनी थी। एंड इसको बनाया गया था कि दिल्ली के अंदर और दिल्ली के आसपास जितने भी स्टेट्स हैं उनके अंदर, मतलब ये पूरा रीजन, इस पूरे रीजन में मॉनिटरिंग करी जाए, और इस पूरे रीजन में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं और जितने भी गवर्नमेंट्स हैं उनके साथ मिलके एक यूनिफाइड कोई पॉलिसी बनाई जाए जिससे दिल्ली में ओवरऑल एयर पोल्यूशन कम हो। बट डेफिनेटली यहाँ पर वो चीज़ नहीं हो पाई है, क्योंकि ये ऑथर बोल रहे हैं कि CAQM को सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि वो सिर्फ सिम्टम्स को डील कर रही है और सिर्फ लीनियर सोल्यूशन ला रही है। जो इंटरडिपेंडेंट कॉजेज हैं अर्बनाइजेशन वाले, उससे डील नहीं कर रही। यही चीज़ जो मैंने आपको यहाँ बताई है कि अर्बनाइजेशन के कारण ये सारी प्रॉब्लम्स कॉज हो रही है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ लीनियर सोल्यूशंस ला रहे हैं सिम्टम्स को डील करते हुए, और वो कैसे करा वो भी मैंने आपको बता दिया है। एंड यहाँ पे 2-3 चीज़ें जो ऑथर है वो सजेस्ट कर रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या है। एक्चुअली ये सारी चीज़ें ना स्टैटिक का भी पोर्शन है। एनवायरनमेंट के अंदर आप ये पढ़ते हो कि जो स्मॉग है वो कैसे बनता है, तो उसका ही एक यहाँ पे इन्होंने एक रिएक्शन भी लिखी है जो इंपॉर्टेंट है ब्रिलियंस के पर्सपेक्टिव से। दैट सनलाइट है और जो लो टेम्परेचर्स होते हैं तब फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है, जहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ हैं और जो व्हीकल्स हैं, तो इंडस्ट्रीज़ एंड व्हीकल्स बहुत सारी चीज़ें रिलीज़ करती है। ये पार्टिकुलेट मैटर 2.5 रिलीज़ करती है। ये वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड रिलीज़ करती है। वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक मतलब जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हो, मेनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल मतलब वो एयर में उड़ जाते हैं। जैसे अल्कोहल को आप देख लो, अल्कोहल को अगर आपने ज़मीन पर ढोल दिया तो वो बहुत ही जल्दी इवेपोरेट हो जाएगी,
वो वाटर से भी बहुत तेज़ी से इवेपोरेट होगी, क्योंकि अल्कोहल की वॉलेटिलिटी वाटर से ज़्यादा है। तो ऐसे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है ना, वो बहुत जल्दी एयर में सस्पेंड हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली वो एयर पोल्यूशन को भी बढ़ाते हैं। तो जो व्हीकुलर पोल्यूशन है और जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, वो इन सारी चीज़ों को रिलीज़ कर रहा है। और जब यहाँ पे सनलाइट भी एग्जिस्ट करती है, तब प्रॉब्लम्स और ज़्यादा कॉज हो जाती है। ठीक है, एंड यही व्हीकल से नाइट्रोजन ऑक्साइड्स भी बहुत ज़्यादा निकलती है। यहाँ पे एक्स इसलिए लिखा गया है क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बहुत ज़्यादा होती है। NO हो सकती है, NO2 हो गई, NO3 हो गई, N2 हो गई, मतलब बहुत सारे टाइप के नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, इसलिए यहाँ पे NOx लिख दिया जाता है, ये बताने के लिए कि बहुत सारे यहाँ पर ही है। तो जब सनलाइट है और लो टेम्परेचर है, तो वहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन रिलीज्ड हैं एग्जॉस्ट से एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, ये कंबाइन करके ओजोन को फॉर्म कर देती है। ठीक है, तो ये जो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, ये सनलाइट की प्रेजेंस में कंबाइन होके ओजोन फॉर्म कर देती है। और ये जो ओजोन है, ये ग्राउंड लेवल ओजोन है, इसको ग्राउंड लेवल ओजोन बोलते हैं और ट्रोपोस्फेरिक ओजोन भी बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने सुना है और आपको पता भी है कि ओजोन लेयर अर्थ के ऊपर है, जो कि अर्थ को हार्मफुल यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है सन के। लेकिन ये अर्थ के ना बहुत ऊपर है। ये कहाँ पर है ओजोन लेयर? ये स्ट्रेटोस्फेयर में, ये ओजोन लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर में। लेकिन जिस ओजोन लेयर की हम बात कर रहे हैं ना, ये यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर में इतनी नीचे प्रोड्यूस हो जाती है। तो यहाँ पे तो ओजोन लेयर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन का काम करती है। लेकिन जब ओजोन ग्राउंड लेवल पे बनने लग जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये ऐसे ही आप समझ सकते हो, फॉर एग्जाम्पल पेस्टिसाइड। आपने पेस्टिसाइड किसी क्रॉप में डाला तो हमें फ़ायदा होगा, लेकिन पेस्टिसाइड किसी इंसान के खाने में डाल दिया तो इंसान मर जाएगा। मतलब जो चीज़ जहाँ पे होनी चाहिए वहाँ पे वो बेनिफिशियल होगी, और वहाँ पर एग्जिस्ट करती है जहाँ पे उसको नहीं होना चाहिए, वहाँ पे वो टॉक्सिसिटी ही फैलाती है। तो ये जो ओजोन लेयर जब ह्यूमंस ब्रीथ करते हैं तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती है ह्यूमंस के लिए। तो ग्राउंड लेवल ओजोन बन जाती है इससे, और बहुत ज़्यादा पार्टिकुलेट मैटर भी बनता है। जो पार्टिकुलेट मैटर है वो 2.5 है। 2.5 का मतलब कि ये माइक्रोमीटर के अंदर है। माइक्रोमीटर मतलब 10⁻⁻6 मीटर। तो इतना छोटा ये पार्टिकल होता है जो हमारे लंग्स के अंदर बहुत ही इजीली चले जाता है, और जब हम ब्रीद इन करते हैं तो अंदर जाके ये जो ओवरऑल जो एयर सिस्टम है हमारे अंदर, वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे कैपिलरीज में फंस जाता है पार्टिकुलेट मैटर। द यूजुअल रिस्पॉन्स टू पॉइंट सोर्स। और क्या प्रॉब्लम है? देखो, ये जितने भी इश्यूज मैंने आपको बताए हैं, इन सबके सोर्सेज डिस्पर्स्ड हैं। मतलब दिल्ली के नॉर्थ में भी व्हीकुलर पॉल्यूशन है, साउथ में भी है, ईस्ट में भी है, वेस्ट में भी है, और दिल्ली के बाहर भी है। स्टबल बर्निंग तो दिल्ली के बाहर ही तो हो रही है ना, तो वहाँ पे भी है। तो जितने भी सोर्सेज हैं पोल्यूशन के, वो डिस्पर्स्ड हैं, हर जगह फैले हुए हैं, वो पॉइंट सोर्स नहीं है। और जो हम सोल्यूशन ला रहे हैं वो पॉइंट सोर्सेज के लिए है कि यहाँ पे इसको रोक दिया, यहाँ पे इसको रोक दिया, बट हमें डिस्पर्स्ड पोल्यूशन को डिस्पर्स्ड पोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से ही सोचना पड़ेगा। पंजाब की जो कंडीशन है वो भी काफ़ी वर्स है, एंड वो दिल्ली की कंडीशन को और ज़्यादा वर्सन करती है। ऐसा क्यों? देखो, पंजाब और हरियाणा में कुछ लोकेशंस पर ये रूल है कि मार्च, अप्रैल और मई, इन तीनों महीने ना, मतलब देखो, इंडिया के नॉर्थ इंडिया के अंदर मेनली जो गैंजेटिक प्लेन्स हैं और जो इंडस वैली प्लेन्स हैं, यहाँ पे बारिश मेनली होती है मॉनसून के अंदर। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यहाँ तक ज़्यादातर बारिश हो जाती है। तो सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन 5 महीने में जो अंडरग्राउंड वाटर है ना, क्योंकि जब बारिश होती है तो अंडरग्राउंड में भी चला जाता है पानी, और अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर देता है। लेकिन इन 5 महीने में जो अंडरग्राउंड वाटर है वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाता है और कम हो जाता है। तो अब देखो, मार्च, अप्रैल, मई में तो पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, स्पेशली अंडरग्राउंड वाटर की। और इसी मौके पे अगर हमने यहाँ पे राइस को भी उगा दिया तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि राइस के लिए बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए। ठीक है, राइस के लिए बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए। तो यहाँ पे तो क्या है, पानी की बहुत कमी है, क्योंकि मॉनसून ख़त्म हुए हुए इतने सारे 7-8 महीने हो चुके हैं। तो तुरंत राइस को भी डाल देंगे वहाँ पे तो अंडरग्राउंड वाटर तो पूरा ख़त्म ही हो जाएगा। जब मैं बोल रहा हूँ पूरा ख़त्म हो जाएगा, तो डेफिनेटली वो पूरा ख़त्म नहीं होगा, मतलब जो यूजेबल क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी, और ज़्यादा ड्रिलिंग करके और डेप्थ में जाके पानी को निकालना पड़ेगा। तो क्या करा जाता है यहाँ पे,
जो सोइंग है ना राइस की, उसको डिले कर दिया जाता है। उनको बोला जाता है कि भाई तुम मई में या जून के अंदर तुरंत इसको सो मत करो, राइस को थोड़ी दिनों बाद करो। तो जब बारिश चालू होती है जून जुलाई के अंदर, तब जाके राइस को सो करा जाता है। लेकिन आपको पता है, फसल को जितना लेट आप सो करोगे, उतनी लेट ही उसको काट पाओगे, उतनी लेट ही उसको हार्वेस्ट कर पाओगे। तो जब इसकी हार्वेस्टिंग मेनली माने थे सितंबर या अक्टूबर में हो जानी चाहिए थी, अब इसकी हार्वेस्टिंग हो रही है अक्टूबर और नवंबर में। लेकिन अक्टूबर और नवंबर का महीना आ गया वीट सो करने का, ठीक है, अब टाइम आ गया वीट सो करने का। लेकिन जो राइस है वो तो अभी भी फील्ड में है, राइस तो अभी भी फील्ड में लगी हुई है, उसको काटा थोड़ी है। और वीट बोने का टाइम भी आ गया, तो क्या करते हैं, राइस को जल्दी से काटते हैं। जल्दी से काटेंगे और राइस का पीछे बहुत ज़्यादा स्टबल या फिर मलबा या फिर डिब्री ये छूट जाता है, जो काम का नहीं है। ये पूरे खेत पे फैला हुआ है। अब क्योंकि टाइम नहीं है ना, क्योंकि जल्दी से वीट को भी सो करना है, तो इसको साफ करने का टाइम ही नहीं होता, तो इसको जला देते हैं, क्योंकि जलाने से तुरंत वो खत्म ही हो जाएगा। इसी को कहते हैं स्टबल बर्निंग। तो ये जो लॉज है ना वाटर कंजर्वेशन वाले, इसके कारण भी स्टबल बर्निंग हो रही है। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है ऐसी क्रॉप उगाओ राइस की जगह जिसको वाटर की जरूरत ही ना पड़े। क्योंकि राइस को डिले कर क्यों रहे हैं? क्योंकि राइस बहुत ज़्यादा वाटर कंज्यूम करती है। 1 kg राइस को उगाने के लिए अराउंड 3000 लीटर पानी लगता है ना? तो कोई ऐसी क्रॉप लगाओ जो वाटर इंटेंसिव ना हो, तो उसको फिर जल्दी उगा लिया जाए, कम वाटर की कंडीशन में भी, और जल्दी काट दिया जाए, और उसको तुरंत डिस्ट्रेस में जलाने की जरूरत ना पड़े। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पे ऑथर ने मेंशन करा है। नेक्स्ट, हाउ डज पीएम विद्या लक्ष्मी डिफर फ्रॉम अदर स्कीम्स? तो एक नई स्कीम लॉन्च हुई है पीएम विद्या लक्ष्मी। ऐसे जो न्यू स्कीम्स होती हैं उस पर रैंडम प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए इसी पर्सपेक्टिव से आपको इसको ध्यान रखना है। तो पहली बात तो एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम मतलब इसकी फंडिंग 100% सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर रही है। स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पे ₹0 लगेंगे। 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट कर दी है। इसको कहते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, ठीक है। यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा उन अच्छे स्टूडेंट्स को, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को, जो कि हायर एजुकेशन मतलब कॉलेज या फिर उसके बियॉन्ड एजुकेशन के लिए अप्लाई करेंगे। सिंपल सी यही बात है। और ये जो लोन होगा, ये होगा, मतलब यहाँ पे लिखा है ना, उनको मिलेगा फाइनेंशियल सपोर्ट। फाइनेंशियल सपोर्ट किस फॉर्म में होगा? लोन में। एंड ये जो लोन होगा ये कोलैटरल फ्री होगा, मतलब इसमें कोई भी चीज़ गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी। यूजुअली अगर लोन लेने जाते हैं तो कोई ना कोई कोलैटरल रखना पड़ता है, कोई ना कोई चीज़ गिरवी रखनी पड़ती है, तभी लोन मिलता है। यहाँ पे कोई कोलैटरल की ज़रूरत नहीं है, और गारंटर फ्री लोन है। मतलब कोई इंसान, किसी भी इंसान का को साइन नहीं चाहिए कि, मतलब जब भी लोन लिया जाता है तो बैंक कोई डर है ना कि भाई ये इंसान पैसा लेके भाग जाएगा, तो उनको दूसरा और तीसरा पर्सन चाहिए होता है जो कि गारंटी ले इस इंसान की कि भाई ये पैसा लेके नहीं भागेगा। तो ऐसा कोई गारंटर यहाँ पे दिखाने की जरूरत भी नहीं है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि प्रीलिम्स में ऐसे स्टेटमेंट्स बन जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो एडमिशन ले रहे हैं 860 क्वालिटी हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, जो कि NIRF के अंदर रैंक करे गए हैं, वो एलिजिबल हैं। मतलब ऐसे 860 अच्छी क्वालिटी वाले हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर एडमिशन जब स्टूडेंट्स लेंगे, तब उनको ये फैसिलिटी मिलेगी। और वो कॉलेज कौन से हैं? जो कि NIRF ने उनको हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को क्वालिटी इंस्टीट्यूशन में कैटेगराइज करा है। देन ये क्या सारे स्टूडेंट्स को मिलेगा ऐसा? नो, उनको मिलेगा जिनकी एनुअल फैमिली इनकम 8 लाख रुपए से कम है, ठीक है। और जो उनको लोन मिल रहा है ना, वो किस इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा? क्योंकि जब भी कोई लोन दिया है तो उसका ब्याज या उसका इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ता है। तो वो जो भी इंटरेस्ट रेट होगा उसमें 3% गवर्नमेंट पे करेगी। इसी को कहते हैं इंटरेस्ट सबवेंशन। सपोज कोई एजुकेशन लोन लेने गया और जो बैंक है वो बोल रहा है कि हम आपको 8% पे ये लोन लेंगे, ठीक है। तो ये जो पर्सन है ना, इसको अब 8% की इंटरेस्ट पे नहीं करनी, इसको 5% करनी है, क्योंकि 3% सरकार इसकी तरफ से पे कर देगी। इसको कहते हैं इंटरेस्ट सबवेंशन, ठीक है। और ये जो टोटल सबवेंशन है, ये 10 लाख रुपए तक का जो लोन है उस पर अप्लाई होगा। और जो इंटरेस्ट सबवेंशन है ये 1 लाख स्टूडेंट्स को मिलेगा। तो ये जितनी भी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है आपको थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी, बिकॉज इस पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनते हैं। 3600 करोड़ रुपीज़ इसके लिए सैंक्शन हुए हैं। UPSC में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, जो बाकी एग्जामिनेशन है SSC वगैरह और डिफरेंट वनडे एग्जामिनेशन, वहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं। और 2024 से 2030 तक इसका ये पूरा आउटले
इस पूरे पीरियड के लिए डिसाइड किया गया है। ये जो पीरियड है ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। और एक विद्या लक्ष्मी पोर्टल भी बनाया हुआ है लोन डिस्पर्समेंट की एप्लीकेशन के लिए। ये याद याद रखना बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ये चीज़ ना प्रीलिम्स में लिखी होगी, तो उसको पढ़ के ही आपको याद आ जाएगा कि हाँ ऐसा पोर्टल था, और नाम भी काफ़ी सिंपल है। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर प्रपोजेस 7 की पिलर्स टू स्ट्रेंथन द टाइज बिटवीन इंडिया एंड कैरिकॉम। कैरिकॉम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है। पहले इसके बारे में समझ लेते हैं, फिर हमें पता चल जाएगा कि हो क्या रहा है। देखो, एक मैप बनाता हूँ मैं। ये मैंने एक मैप बना रहा हूँ नॉर्थ अमेरिका का, और इसके नीचे ये मैंने मैप बना दिया साउथ अमेरिका का। ठीक है, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, और इनके बीच में बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स आते हैं। ठीक है, के बीच में छोटे छोटे आइलैंड्स आते हैं। ये जो आइलैंड्स है ना, यही है कैरिबियन आइलैंड्स। ये क्या है? कैरिबियन आइलैंड्स। और इनमें से ही आइलैंड्स में से कुछ ऐसे आइलैंड्स हैं जिनको, और बाय द वे ये सारे आइलैंड्स है ना अपने आप में एक एक कंट्रीज हैं। जैसे यहाँ पे बहामास एक कंट्री है, क्यूबा अपने आप में कंट्री है, एंटीगुआ एंड बारबुदा एक कंट्री है, बारबाडोस एक कंट्री है, त्रिनिदाद एंड टोबैगो अपने आप में कंट्री है। तो जितने भी आइलैंड्स हैं ना कैरिबियन आइलैंड्स, ये सारे अपने आप में एक एक कंट्रीज हैं। तो इनका ही एक ग्रुप है छोटा सा, जिसको हम वेस्ट इंडीज भी बोलते हैं, जिसकी क्रिकेट टीम भी है एक। ठीक है, तो जो वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम है, तो वहाँ पे वेस्ट इंडीज खुद में कोई कंट्री नहीं है, ये ग्रुप ऑफ कंट्रीज है जो कि कैरिबियन आइलैंड्स का ही पार्ट है। ठीक है, तो कैरिबियन आइलैंड्स में बहुत सारी कंट्रीज हैं, बहुत सारे आइलैंड्स हैं। इनमें से कुछ ऐसे आइलैंड्स हैं या कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो कि वेस्ट इंडीज़ का पार्ट भी है। एनीवे, अब वो स्टैटिक का अलग से पोर्शन है, उसको बाद में देखेंगे। यहाँ पे क्योंकि हम कैरिबियन आइलैंड्स की बात कर रहे थे, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एंड यहाँ पे कैरिबियन आइलैंड आते हैं, ये बेसिक चीज़ है। ये जो कैरिबियन आइलैंड्स है, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन के पास हैं, और डेफिनेटली इक्वेटर के ऊपर हैं। ये तो बेसिक नॉलेज है। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब भी ऐसी कोई बड़ी न्यूज़ होती है तो ये सारी अब प्लेसेस इन न्यूज़ का पार्ट हो जाता है, और प्रीलिम्स में कैसे भी घुमा फिरा के यहाँ पे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस वो बना सकते हैं। ठीक है, तो कैरिकॉम ना इन्हीं कैरिबियन कम्युनिटी की एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसका फुल फॉर्म है कैरिबियन कम्युनिटी फॉर कॉमन मार्केट। दैट मीन्स इन्होंने अपने आप में एक इकोनॉमिक ग्रुप बना लिया, और ये बोल दिया कि भाई हम आपस में ट्रेड करेंगे। जब भी हम एक दूसरे के साथ ट्रेड करेंगे, तो जैसे मान लेते हैं कोई कैरिबियन कंट्री है, वो यूके के साथ ट्रेड करती है ना, तो उनसे बहुत ज़्यादा टैक्स चार्ज करेगी, लेकिन किसी दूसरी कैरिबियन कंट्री से बहुत ही कम टैक्स चार्ज करेगी। ठीक है, और सपोज इस कंट्री को लेट से बहुत सारे कार्स चाहिए, तो वो पहले ना कैरिबियन कंट्रीज से पूछेगी। अगर वो कार्स प्रोवाइड नहीं कर पाएंगी, तब जाएगी वो बाकी इस कंट्री के पास। तो यही फ़ायदा होता है एक इकोनॉमिक यूनियन का। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो डेवलपिंग कंट्रीज यहाँ पे कैरिबियन की, इसका जो हेड क्वार्टर है वो है गयाना में, और ये गयाना ही है जहाँ पे अभी प्राइम मिनिस्टर गए हैं और जहाँ पे कैरिकॉम की मीट हो रही है। यहाँ पे 15 फुल टाइम कंट्रीज़ हैं, एंड 1973 में कैरिकॉम बना था, और जो उसकी ट्रीटी थी उसका नाम था ट्रीटी ऑफ चैगोरमस। तो ये नेम भी आपको याद रखना है। इतना डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि चैगोरमस आप कहीं भी और नहीं सुनोगे, तो दिमाग में जब आप पढ़ोगे ना इसको प्रीलिम्स के अंदर, क्योंकि ऑप्शन में लिखा होगा, तो देखते याद आ जाएगा कि ये कैरिकॉम से रिलेटेड है। दोनों के आगे सी है, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। 1973 आपको याद रखना है, 15 मेंबर्स याद रखना है, गयाना इसका हेडक्वार्टर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि ये न्यूज़ में है। प्रीलिम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं, स्पेशली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो कि न्यूज़ में है। कौन कौन सी 15 कंट्रीज़ हैं, ये नाम आपको याद नहीं रखने, ठीक है, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बहामस, जमैका, हेची, देन एंटीगा बारबुडा, सेंट किट्स एंड नेविस, देन डोमिनिकन रिपब्लिक, सेंट लूसिया, ग्रेनाडा, बारबाडोस, सेंट विंसेंट, देन ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, गयाना, सूरिनाम। ये कुछ ऐसे लोकेशंस हैं जो इनकी मेंबर हैं। इसमें से दो आपको ध्यान रखनी है। गयाना, क्योंकि यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, और ये साउथ अमेरिका के अंदर कॉन्टिनेंट के का पार्ट है, और सूरिनाम जो कि वो भी गयाना की ही एक नेबरिंग कंट्री है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी बड़ी एक इंडियन पॉपुलेशन भी है और हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन है, इसलिए यहाँ पे आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है। तो अब चलते हैं न्यूज़ में क्या हुआ है। न्यूज़ में यह है कि प्राइम मिनिस्टर ने 7 की पिलर्स प्रपोज करे हैं, दोनों मतलब इंडिया के बीच में और कैरिकॉम जो इकोनॉमिक यूनियन है इनके बीच में इंटीग्रेशन बढ़ाने के लिए। अब वो जो पिलर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही यूजुअल पिलर्स हैं जो हर बार डिफरेंट चीज़ों के साथ लिंक्ड होते ही हैं, बट आपको जो मैंने अब तक बताया ना उस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे।
लेकिन एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि पहली बार पिछले 50 साल में पहली बार कोई इंडिया का हेड, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट गयाना में गया है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आपको ध्यान रखनी है। एक्चुअली इंडिया साउथ अमेरिका रिलेशंस के ऊपर मेंस में एक क्वेश्चन बन सकता है, तब आपको ये चीज़ें बतानी पड़ेगी कि ये एक बहुत बड़ी ऑब्स्टेकल है। हम 50-50 साल तक किसी कंट्री में जा नहीं रहे, तो हम एक पूरे कॉन्टिनेंट के साथ, उसके कॉन्टिनेंट के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने की बात कैसे कर सकते हैं? ठीक है, और अभी जो गए हैं प्राइम मिनिस्टर, वो सेकंड इंडिया कैरिकॉम समिट में गए हैं। तो पहले कभी फर्स्ट भी हुई होगी, तो फर्स्ट समिट थी 2005 में, लेकिन तब प्राइम मिनिस्टर नहीं गए थे, और वो हुई थी सूरीनाम के अंदर। और अभी भी सूरीनाम के अंदर ही हो रही है सेकंड इंडिया कैरिकॉम समिट। सॉरी, अभी जो समिट हो रही है वो हो रही है गयाना के अंदर। तो पहले हुई थी, फर्स्ट हुई थी सूरीनाम के अंदर, यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बताया, और उसकी जो नेबरिंग कंट्री है गयाना, जहाँ पे इसका हेडक्वार्टर भी है, वहाँ पर अभी हो रही है सेकंड इंडिया कैरिकॉम समिट। ठीक है, एंड गयाना के अंदर अराउंड 3.2 लाख इंडियन ओरिजिन के लोग रहते हैं। ये 3-4 चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री विड्रॉज ऑर्डर टू कंप्लीट आई गॉट टू गेट सैलरी। तो यहाँ पे हुआ क्या है, जो न्यूज़ है ना वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आई गॉट न्यूज़ में आ गया इस न्यूज़ के कारण, तो ये जो स्टैटिक पोर्शन है अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे हुआ ये है कि देखो, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो एक प्रोग्राम चला रही है, मिशन कर्मयोगी। वो यहाँ पे मेंशन है क्या? हाँ, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक प्रोग्राम चला रही है मिशन कर्मयोगी। इसका एम क्या है? देखो, इसका नाम पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा। नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग। मतलब जो भी सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी कैपेसिटी बिल्ड करनी है। कैपेसिटी बिल्ड कैसे करते हैं? उनकी नॉलेज बढ़ा के, उनको प्रैक्टिकल ऑडिटिंग करवा के, या उनको प्रैक्टिकल दौरों पे ले जाके, उनको न्यू कोर्सेज करवा के। फॉर एग्जांपल, इंडिया में कितने सारे सिविल सर्वेंट्स हैं जिनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिटिक्स, रोबोटिक्स, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा। तो लेकिन ये सारी चीज़ें आज बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, तो क्या करेंगे, वो एक कोर्स बना देंगे, और इन सिविल सर्वेंट्स को वो कोर्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए ही चल रहा है मिशन कर्मयोगी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एंड मिशन कर्मयोगी को मर्ज कर दिया गया है एक प्लेटफॉर्म के साथ, जो है आई गॉट। आई गॉट का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग। देखो, जो इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग है ना, ये बहुत सारे कोर्सेज करवाती है प्रोफेशनल्स के लिए। इसमें मेडिकल कोर्सेज भी है, इसमें ह्यूमन राइट्स के कोर्सेज हैं, और इसमें सिविल सर्वेंट्स के भी कोर्सेज हैं। तो इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग, यह जो आई गॉट का एक पर्टिकुलर कंपोनेंट है जो कि सिविल सर्वेंट्स के कोर्सेज कराता है। इसको बोला जाता है आई गॉट कर्मयोगी। सिंपल, मतलब आई गॉट तो बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करता है ना, सो वो ऑफर्स जो, या वो पर्टिकुलर कोर्सेज जो सिविल सर्वेंट्स के लिए, उसको बोल दिया जाता है आई गॉट कर्मयोगी। तो सिविल सर्वेंट्स को क्या करना है? अब सिविल सर्वेंट्स को आई गॉट कर्मयोगी के अंदर जो कुछ कोर्सेज है ना, उनको करना पड़ेगा। और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने तो ये बोल दिया था कि ये जो पर्टिकुलर कोर्सेज हैं, अगर सिविल सर्वेंट्स करते हैं तभी जाके उनको खुद की सैलरी मिलेगी। अगर उन्होंने इनको पूरा नहीं किया तो उनकी सैलरी भी नहीं मिलेगी। तो इस पर कुछ रिएक्शन हुआ कि अगर, मतलब कोर्सेज कराना तो अच्छी बात है, लेकिन सैलरी को विदहोल्ड करके रख देना, ये तो बहुत ही नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें होगी। एंड इससे क्या है, जो ओवरऑल मोराल है सिविल सर्वेंट्स का, वो भी कम हो जाएगा, और वो इंटरेस्ट की जगह डर के इस कोर्स को अंडरटेक करेंगे। तो उन्होंने ये जो पर्टिकुलर अपनी क्लियरेंस ऑफ सैलरी वाली जो कंडीशन है उसको विड्रॉ कर लिया। बस यही न्यूज़ है। ठीक है, इतना ही आपको ध्यान रखना है। बाकी जो स्टैटिक पोर्शन है वो ज़्यादा ज़रूरी था, जो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट, प्लानिटरी क्राइसिस पुट्स चिल्ड्रन एट रिस्क, यूनिसेफ रिपोर्ट। सो चिल्ड्रन एक्चुअली ना GS1 के सोसाइटी के अंदर, यहाँ पे GS3 आएगा, GS1 की सोसाइटी के अंदर वल्नरेबल सेक्शन का एक पोर्शन है जिसमें चिल्ड्रन भी आते हैं। GS2 का गवर्नेंस का पोर्शन है जिसमें भी चिल्ड्रन आएंगे। GS3 में एनवायरनमेंट का पोर्शन है, और ये एनवायरनमेंट की भी न्यूज़ है। तो आप देख सकते हो कितनी मल्टी डिमेंशनल न्यूज़ ये है। तो यहाँ पे यूनेस्को ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है, सॉरी यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है, एंड इसका नाम है स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स चिल्ड्रन। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे कि स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट किसने रिलीज करी है? वो करी है यूनिसेफ ने। और ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि वर्ल्ड में जितने भी चिल्ड्रन हैं उसके 50% चिल्ड्रन उन कंट्रीज में रहते हैं जो कि क्लाइमेट चेंज के हाई रिस्क के अंदर है। राइट, तो मतलब बहुत सारे जो चिल्ड्रन हैं, 50% चिल्ड्रन
उन कंट्रीज़ में रहते हैं जो कि हाई रिस्क कंट्रीज़ में है क्लाइमेट चेंज की। तो क्या जो बची हुई 50% है, क्या वो भी सेफ़ है? नो, क्योंकि क्लाइमेट चेंज तो हर कंट्री को अफ़ेक्ट कर रहा है ना। तो मतलब मेजॉरिटी ऑफ द चिल्ड्रन जो है वो क्लाइमेट चेंज से वल्नरेबल है बहुत ज़्यादा। और किस तरह से? स्टार्टिंग से ही जब से वो पहले सांस लेते हैं, तब से ही जो चिल्ड्रन के ब्रेन्स हैं, लंग्स हैं, इम्यून सिस्टम है, वो पोल्यूशन और एक्सट्रीम वेदर से बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है। फॉर एग्जांपल, जैसे टेम्परेचर्स बढ़ते जाते हैं तो क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे मस्कीटोज वगैरह, इनकी पॉपुलेशन में राइज होता है, क्योंकि टेम्परेचर जब भी थोड़े बढ़ते हैं ना तो एक एम्बियंट टेम्परेचर मिल जाता है ब्रीडिंग के लिए। तो बहुत सारे मॉस्किटोज की पॉपुलेशन बढ़ने लगती है, जिसके कारण डिजीजेज भी फैलती हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो ट्रॉपिकल डिजीजेज हैं वो बढ़ेंगी। देन फ्लड, अब क्योंकि क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, मतलब जहाँ पे बारिश हो रही है वहाँ पे बाढ़ आ जाएगी, और जहाँ पे बारिश कम हो रही है वहाँ पे सूखा पड़ जाएगा। या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है, जहाँ पे बहुत बारिश हो रही थी वहाँ पे सूखा पड़ जाएगा, और जहाँ पे सूखा पड़ता था वहाँ पे बहुत बारिश हो जाएगी। मतलब एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होना और इरेटिक बिहेवियर होना क्लाइमेट का। तो फ्लड्स आना या बाढ़ आना बहुत ही कॉमन चीज़ हो जाएगी क्लाइमेट चेंज की वजह से। उसके कारण जो वाटर सप्लाईज है वो कंटेमिनेट हो जाती है ऑब्वियसली, और उससे वाटर बॉर्न डिजीज भी होने लगती है, जैसे टाइफॉइड एक वाटर बॉर्न डिजीज है। देन एक्सट्रीम वेदर से क्या होगा, फूड प्रोडक्शन भी कम होगा। देखो, फसलों को, क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए एक बहुत ही बैलेंस्ड टेम्परेचर और बैलेंस्ड सनलाइट चाहिए। अगर वो चीज़ें ऊपर नीचे होंगी, और उसके कारण क्या होगा, जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो कम हो सकता है। तो इससे जो चिल्ड्रन का फूड इनसिक्योरिटी है वो भी बढ़ जाएगी, और फूड सिक्योरिटी कम हो जाएगी। इतना आपको ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें यूनिसेफ की ये रिपोर्ट कह रही है। नेक्स्ट न्यूज़, टेलकॉज कैन क्लेम सेनवैट क्रेडिट्स फॉर टावर्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स न्यूज़ है, लेकिन मैं बहुत ही सिंपल टर्म्स में आपको समझाऊंगा, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। टेलकॉज का सिंपल नाम है बेसिकली टेलीकॉम कंपनीज। ठीक है, टेलीकॉम कंपनीज नॉर्मल जो कंपनीज हैं जो आपको टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो टेलीकॉम कंपनीज हो गई। एक्चुअली हुआ क्या था, देखो ये होता है कि जो टेलीकॉम कंपनीज हैं वो आपको अपनी सर्विस सेल करती है। मतलब सपोज आपने किसी भी कंपनी से मोबाइल डेटा खरीदा, ठीक है, तो आपने क्या करा, मोबाइल डेटा खरीदा और इस कंपनी को उसके पैसे दे दिए। लेकिन आपको शायद ये पता भी होगा या ना पता हो, जब आप पेमेंट कर रहे हो ना तो उसके अंदर आपने जीएसटी भी पे कर दिया है, ऑलरेडी आप जीएसटी पे कर चुके हो। ठीक है, तो आपने मोबाइल डेटा खरीदा और उसके रिटर्न में आपने इस कंपनी को पैसे दिए जिसके अंदर जीएसटी भी था। और ये जो जीएसटी का पोर्शन है ना, ये जो कंपनी है ये गवर्नमेंट को दे देगी, क्योंकि कंपनी जीएसटी नहीं रखती। कंपनी तो खुद का पैसा रख लेगी और जीएसटी गवर्नमेंट को दे देगी। तो ये एक तरीका होता था। लेकिन एक और चीज़ सोचो ना, कि ये जो कंपनी है इसने बहुत सारे मोबाइल टावर्स लगाए हैं। किस चीज़ के लिए? डेटा प्रोवाइड करने के लिए। इस कंपनी ने बहुत सारे शेल्टर्स भी बनाए। शेल्टर्स बनाए क्योंकि कुछ टेम्परेरी शेल्टर्स होते हैं जहाँ पे जो वर्कर्स हैं वो रहते हैं, या फिर यहाँ पे जो बहुत सारी जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है ना उसको स्टोर करके रखा जाता है जब तक ये टावर ऑपरेट कर रहा है। तो ऐसे छोटे छोटे शेल्टर्स बना लिए, बड़े बड़े मोबाइल टावर्स बना लिए। तो जब ये जो कंपनी है इन चीज़ों को बना रही थी, तब इस कंपनी ने भी तो बहुत सारी चीज़ें खुद ने भी तो खरीदी होगी ना। इसने बहुत ज़्यादा आयरन खरीदा होगा, बहुत सारे वायर्स खरीदे होंगे, ठीक है, बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट खरीदे होंगे। तो अगेन जब इस कंपनी ने ये चीज़ें खरीदी है तो इस कंपनी ने भी तो इन सारी ओरिजिनल यूनिट्स को कुछ ना कुछ जीएसटी पे करा ही होगा। ठीक है, इन्होंने भी जीएसटी पे करा होगा। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, देखो आपने जो जीएसटी पे कर दिया ना वो आप इस जीएसटी में से माइनस करके हमें दे दो। मतलब जो कंपनी अपने ऑपरेशन के दौरान या अपना काम करने के लिए जो उसने प्रोडक्ट्स खरीदे हैं और उस पे जो इस कंपनी ने मतलब जीएसटी पे करा है, कुछ पैसा पे करा है, एंड ये जब अपनी सर्विस देती है तो लोग इनको कुछ पैसा देते हैं ना, और उसमें से कुछ जीएसटी ये गवर्नमेंट को दे देगा। तो जो कंपनी ने खुद ने ही खुद के ऑपरेशंस के लिए जीएसटी पे किया था वो काट लेगी इस जीएसटी में से जो उसको मिला है, ये उसके यूजर्स ने इसको दिया है, और इसका जो डिफरेंस है ना सिर्फ यही वो गवर्नमेंट को दे देगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या आया? क्वेश्चन ये था कि ये जो पर्टिकुलर मोबाइल टावर्स हैं और ये जो शेल्टर्स हैं, क्या इस पे जो जीएसटी इस कंपनी ने दिया था पहले, मतलब इसके प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए, आयरन के लिए, वायर्स के लिए एट्सेट्रा, क्या वो जो एक्चुअल जीएसटी इस कंपनी को गवर्नमेंट को देना था
उससे माइनस कर सकती है या नहीं? क्योंकि ये माइनस तभी कर पाएगी जब इनको एसेट माना जाएगा। मतलब एसेट क्या होता है? एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी कंपनी की जिसके थ्रू कंपनी पैसे बनाती है या जिसके थ्रू कंपनी के ऑपरेशन चलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको और यही पूरी न्यूज़ है। यहाँ पे टर्म यूज़ कर दिया सेनवेट। सेनवेट है सेंट्रल वैट। एक्चुअली अब सेनवेट वगैरह तो कुछ रहा नहीं क्योंकि सब चीज़ें जीएसटी ने रिप्लेस कर दी 2016 के बाद। अब क्योंकि ये केस ना काफ़ी पुराना है इसलिए आपको ये टर्म्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। बट अब सेनवेट रहा नहीं, तो जहाँ पे मैंने जीएसटी लिखा है वहाँ पे आपको सेनवेट लिख देना है बस। यही इतनी सी न्यूज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि बिजनेसेस क्लेम कर सकती है वो टैक्सेस जो उन्होंने ऑलरेडी पे कर रखे थे। ठीक है, तो इससे क्या जो डबल टैक्सेशन बच जाएगा। सिंपल सा यही एक तरीका है। तो जो सेनवेट रूल्स हैं 2004 के, ठीक है 2004 के रूल्स हैं। तो बेसिकली क्या हुआ है कि अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनीज की हेल्प करी है क्योंकि दो पर्टिकुलर जजमेंट्स थे, बॉम्बे हाई कोर्ट के और दिल्ली हाई कोर्ट के। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला कि जो टेलीकॉम टावर्स है ना, मोबाइल टावर्स हो गए, और जो प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग्स है, मतलब वही जो शेल्टर होम्स है छोटे छोटे, ये दोनों बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला ये कैपिटल गुड्स या एसेट्स की डेफिनेशन में नहीं आते। दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला ये आते हैं। अब दोनों हाई कोर्ट्स के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये कैपिटल गुड्स या फिर एसेट्स की डेफिनेशन में आते ही हैं, एंड दैट इज़ वाई ये जो डिडक्शन वो करते हैं ना, उन खुद ने जो टैक्स पे करा है और जो टैक्स वो गवर्नमेंट को सबमिट करने वाले हैं, जो उनके कंज्यूमर ने उनको दिया है, उसमें से जो डिडक्ट करके पैसे देंगे ये अलाउड है, वरना तो उनको पूरा का पूरा पैसे देना पड़ता। लेकिन ये अलाउड इसलिए है क्योंकि टेलीकॉम टावर्स वगैरह उनके एसेट्स हैं, उनके कैपिटल का वो पार्ट है। तो बस ये बेसिक सी न्यूज़ थी जो आपको ध्यान रखना है। अब सेनवेट रहा नहीं है, जीएसटी वगैरह आ चुका है, बट ये जो पूरा प्रोसीजर है ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट न्यूज़, इंडिया ऑस्ट्रेलिया फर्म अप देयर रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने एक एम्बिशियस रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप लॉन्च करने की बात की है। तो अभी इस पर काम चल रहा है बाय द वे। तो ये एक थोड़ी सी मूविंग न्यूज़ है, ये कोई फर्म न्यूज़ नहीं है, बट इसमें कुछ चीज़ें मेंशन है। जैसे इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ने एक एक्टा साइन करा था, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट 2022 में, ये आपको ध्यान रखना है। एंड उसी पे बिल्ड करा जाएगा अब एक कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। ये जब साइन करा जाएगा तो ये बहुत ही ज़्यादा और भी ज़्यादा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी को क्लोज लाएगा। ECTA से क्या होता है, ये बोला जाता है कि भाई हम एक दूसरे से इतनी सारी ट्रेड करेंगे, जिससे अगर इंडिया को मान लेते हैं कोल परचेज करना है तो वो पहले ऑस्ट्रेलिया से पूछेगी क्योंकि हमने इनके साथ इस साइन कर रखा है। और अगर ऑस्ट्रेलिया को बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स चाहिए तो वो पहले इंडियंस को अलाउ करेंगे। मतलब ये होता है ना, जब इकोनॉमिक पार्टनरशिप कर ली तो एक दूसरे को प्रेफरेंस थोड़ा ज़्यादा मिलेगा और दोनों एक दूसरे के ट्रेड में एक दूसरे से जो टैक्स है या जो कस्टम्स है वो कम लगाएंगे उस पर। ये सारी चीज़ें ECTA में होती है। जो CECA है ये ECTA से एक स्टेप और आगे है, मतलब ये दोनों इकोनॉमीज़ को और ज़्यादा क्लोज कर देगा और ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के काफ़ी क्लोज भी होता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बस इतनी सी चीज़ है, बाकी जो रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप्स की फर्दर डिटेल्स हैं वो जब आएंगी तब जाके जो न्यूज़ है थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में। हैव अ गुड डे।